हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, तो आज की वीडियो में मैं उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है। तो जिन भी स्टूडेंट का एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है, तो उनके लिए भी मैं लगातार एमसीक्यू की वीडियोज अपलोड करती रहूंगी। और जिनका सब्जेक्टिव होता है, जिनको पूरा लिखना होता है, तो उनकी पूरी क्लास मेरे चैनल पर हो चुकी है। और मैं साथ ही साथ मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों ने नया एडमिशन लिया है इस बार, तो आप लोग अपने पूरी क्लास के लिए मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इस नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन दोनों प्लेलिस्ट को आपने ओपन करके उनमें की ऑल वीडियोस पढ़ ली, तो बस यूं समझ लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर की पूरी तैयारी हो गई और आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सोशियोलॉजी है, फिजिकल जियोग्राफी है, मेडिवल हिस्ट्री है और एजुकेशन है, सभी सब्जेक्ट की क्लास मेरे चैनल पर लगातार हो रही है। देखिए, द ऑथर इज द सब्जेक्ट। देखिए, जो ऑथर अपने बारे में पूरा लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, व्हाट डिड बेहरमैन डाई ऑफ। देखिए, जो बेहरमैन था, आपके जो सिलेबस में स्टोरी है द लास्ट लीफ, वो हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैंने उसको भी पढ़ा रखा है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा वो फौरन समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो भी सोच रहे होंगे। तो नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें देख लीजिएगा द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी, देख करके पढ़ लीजिए कि बेहरमैन जो उसमें था, जो बूढ़ा आदमी था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। क्योंकि उसे न्यूमोनिया हो गया था। और न्यूमोनिया क्यों हो गया था? क्योंकि रात में वो जब बाहर पेंटिंग बना रहा था पत्ते की दीवार पर, तो उसी कारण उसे न्यूमोनिया हो गया था, रात की ठंडी हवा बारिश की वजह से। और इस वजह से वो पेंटिंग क्यों बना रहा था, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी, क्या हुआ क्या हुआ। तो आप उसको पढ़ेगा, बहुत मजा आएगा आपको कि किस तरह इसने एक लड़की की जान बचाई और फिर खुद ही मर गया। उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने पढ़ा रखा है। तो देखिए, आपसे पूछ दे कि बेहरमैन की डाई, मतलब वो डाई कैसे हुआ, मरा कैसे था, तो उसे न्यूमोनिया हो गया था। ऑप्शन बी आपका राइट है। Who painted the leaf on the wall? देखिए, इस वाले क्वेश्चन से आपको ये भी फौरन पता लग जाना चाहिए। एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस टकराते रहते हैं आपके, तो एक से मिलाकर दूसरा फौरन टिक सही लगाइएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पेंटिंग बना रहा था दीवार पर पत्ते की, लीफ की। कौन बना रहा था? बेहरमैन बना रहा था, तो आपका बेहरमैन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बायोमीन्स, तो बायोमीन्स होता है लाइफ। उसके बाद देखिए, पर्सनल नरेटिव इज द टाइप ऑफ। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीजों को अपने बारे में पूरा लिखता है, अपनी स्टोरी को, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है कि सेल्फ लाइफ रिटन। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ना सेल्फ लाइफ रिटन, यानी अपनी खुद की जीवनी को लिखना, तो वो हो गई ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अ शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? टाइटल, बैकग्राउंड, थीम, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर टाइटल भी होता है, बैकग्राउंड भी होता है, थीम भी होता है। तो तीनों चीजें सही है, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर लीजिएगा। अगला है आपका, हु इज द नरेटर इन द स्टोरी द टेरर। आपके सिलेबस में जो द टेरर स्टोरी है, इसको भी मैंने करा रखा है। तो उसमें कौन नरेटर है, कौन स्टोरी को बोल रहा है? तो मिस्टर रेमन यही पूरी स्टोरी को बोल रहा है, उसमें यही एक नरेटर है, तो आपका रेमन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हु इज द राइट ऑफ द स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन। आपके सिलेबस में जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन है, उसके राइटर कौन है? आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम। तो मुल्कराज आनंद करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए एकदम। अगला है, गाय दे मॉपासेंट वाज द ऑथर, ही वाज। देखिए, जो गाय दे मॉपासेंट है द टेरर, जो आपके सिलेबस में उसी के राइटर हैं ये, तो वो ऑथर कहाँ के थे? वो तो वो फ्रेंच थे, ही वाज फ्रेंच। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ नाम्बीज ओल्ड फ्रेंड।
जो नाम्बी था अंडर द बनियान ट्री, जो आपके सिलेबस में है, नाम्बी जो था स्टोरी टेलर, तो उसके नाम्बीज ओल्ड फ्रेंड कौन था, नाम्बी का बुरा दोस्त कौन था, तो मरी था। मरी करेक्ट आंसर है। अगला है नाम्बी इज द स्टोरी इज नाम्बी इन द स्टोरी, जो नाम्बी बूढ़ा आदमी था इन द स्टोरी, कहानी में वो कौन था, स्टोरी टेलर, एक कहानी कहने वाला बूढ़ा आदमी था जो लोगों को, गांव के लोगों को कहानियां सुनाया करता था। तो ये स्टोरी भी मैंने आपकी करा रखी है। लगभग समझिए पूरा इंग्लिश लिटरेचर का आपका सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। मतलब मैंने पूरा नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करा रखा है। तो आप लोग पूरा नोट्स चाहते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अगला है हु इज द फर्स्ट आउट इन द स्टोरी, जो स्टोरी थी आपके सिलेबस में जो है गेम्स एट ट्विलाइट, तो उसमें सबसे पहले आउट कौन होता है, तो मनु होता है। जैसा कि छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जो उसमें गेम खेल रहे थे, तो सबसे पहले स्टोरी में आउट मनु होता है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, गेम्स एट ट्विलाइट के ऑथर कौन है, अनीता देसाई, भारती मुखर्जी, नयनतारा सहगल, कमला मरकंडिया। तो अनीता देसाई इसकी राइटर है, इन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। किस कहानी को, गेम्स एट ट्विलाइट को, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद अगला आपका है द गेम इज प्लेड ऑन, जो गेम था, जो इस गेम्स एट ट्विलाइट में जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने खेलना शुरू किया, तो किस टाइम खेलना शुरू किया था, अ डार्क नाइट, अ कोल्ड विंटर इवनिंग, अ रेनी डे, अ हॉट समर आफ्टरनून। जिन्होंने मेरे साथ स्टोरी पढ़ी होगी उनको फौरन पता लग गया होगा कि क्या इसमें करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारा MCQ पैटर्न पर एग्जाम होगा तो क्या हमें पूरी क्लास करनी होगी, पूरी क्लास लेकर के हर चीज को पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि हमारा तो MCQ है। यानी उनका मतलब ये रहता है कि हम पूरा पढ़ के क्या करेंगे, हमारा MCQ हो रहा है। तो देखिए जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी तो आप फौरन ऑप्शन देके गेस कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत। तो इसीलिए मैं बता दूं कि आपको पूरी क्लास करनी जरूरी है, और मैंने आपकी पूरी क्लास करा रखी है। आप सबको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद आपका सब हो जाएगा, पूरा MCQ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है, सब काफी सिंपल है। जब आप उनको पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। स्टार्ट में थोड़ा टफ लगता है, मगर जब आपको आने लगेगा, पढ़ने लगेंगे, तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए जब बच्चों ने खेलना शुरू किया था तो क्या था, ए हॉट समर आफ्टरनून, गर्मी की धूप थी, एकदम दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी। घर वाले मना भी कर रहे थे कि धूप में मत खेलो, लेकिन बच्चे को जानते ही कहाँ मानते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं धूप में ही। उसके बाद है बेकन वॉज बॉर्न इन द ईयर, जो बेकन है फ्रांसिस बेकन, उनका बॉर्न किस ईयर में हुआ था। राइटर्स के बारे में भी जरूर आएगा, तो इसीलिए आप राइटर्स के बारे में भी पढ़िए। और उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन मैंने करा रखा है आपके यूनिट नंबर 1 में, जितने भी राइटर्स है सबका कंट्रीब्यूशन करा रखा है, तो उसमें सारी चीजें बताएंगे, बॉर्न, डेथ और उनसे लाइफ से रिलेटेड उनके सारे कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से वर्क्स उनके फेमस हैं, हर चीज के बारे में। कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपके MCQ में दिया जाएगा, तो सबको पढ़िए। तो जो बेकन थे उनका बॉर्न 1561 में हुआ था, ये आपका करेक्ट है। फिर है R.K. नारायण इज नोन एज, तो R.K. नारायण जो है वो एक रिलीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। आप देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज इन द विच द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री सेट, जो अंडर द बनियान ट्री है स्टोरी, तो विच इज द नेम ऑफ द विलेज, उस विलेज का क्या नाम है, तो उस विलेज का नाम सोमल था। यहीं पर अंडर द बनियान ट्री जो थी, यानी कि बनियान ट्री के नीचे जो नाम्बी बूढ़ा आदमी था वो लोगों को, सबको कहानियां सुनाता था, तो उस विलेज का नाम सोमल है। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, तो इस अंडर द बनियान ट्री के ऑथर यानी लेखक कौन है जिन्होंने उसको लिखा है, T.S. इलियट, राजा राव, R.K. नारायण, बी भट्टाचार्य। तो R.K. नारायण ने लिखा है अंडर द बनियान ट्री, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। हाउ ओल्ड वाज नाम्बी, जो नाम्बी था अंडर द बनियान ट्री में बूढ़ा आदमी, वो कितने साल का था। तो देखिए स्टोरी में इस बात को कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि वो कितने साल का था, और गांव के कोई लोग भी उसकी रियल एज को नहीं जानते थे।
तो his definite age is not given in the story, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में दिया जाएगा तो आप इसी वाले पर करेक्ट टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिए व्हाट डिड नाम्बी डू, नाम्बी क्या करता था व्हेन, जब ही हैड ए स्टोरी टू टेल, जब उसके पास कोई स्टोरी होती थी जो उसे अपने गांव के लोगों को सुनाना होता था। देखिए ये जो बूढ़ा आदमी था ना, जब इसे अपने गांव के लोगों को स्टोरी सुनाना होता था तो वो क्या करता था कि एक लैंप को जला के बनियान ट्री के नीचे रख दिया करता था। तो गांव के लोगों को पता चल जाता था कि आज नाम्बी क्या है स्टोरी हमें सुनाएगा। तो गांव के सारे लोग शाम होते होते अपना सारा काम खत्म करके हर बच्चा, छोटा बड़ा, आदमी, औरत, जितने लोग होते थे सभी लोग उस अंडर बनियान मतलब बनियान ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते थे और नाम्बी स्टोरी सुनाना शुरू करता था। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, लाइट अ लैम्प इन द होलो ऑफ ए बनियान ट्री, यानी बनियान ट्री के नीचे लैम्प को जला के, एक दिया को जला के वो रख देता था, जिससे गांव वालों को पता चल जाता था कि आज नाम्बी क्या है स्टोरी सुनाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए व्हाट पर्पज ऑफ स्टडीज सर्व। देखिए जो ऑफ स्टडीज है, जो स्टडीज है, जो पढ़ाई है, उसका मेन पर्पस क्या है सर्व करने का, ऑर्नामेंट्स, गहने। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगला है लैम बिगन हिज कैरियर एज अ, जो लैम थे चार्ल्स लैम, आपके सिलेबस में इनकी एक स्टोरी है, एक ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम ने ड्रीम चिल्ड्रन को लिखा है। तो इन्होंने अपना जो करियर था उसकी शुरुआत किस रूप में की थी, तो एज अ पोएट की थी। तो पोएट आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है। बी वाले पर टिक कर लीजिएगा। याद रखिएगा सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसी तरह से प्रश्न आपके एमसीक्यू में दिए जाएंगे, एकदम इन सभी को याद कर लीजिए। और आगे भी मैं लगातार अपलोड करती रहूंगी जिनके थ्रू आप एकदम अच्छी तैयारी कर सकें। व्हेन लैम डाइड, जब लैम की मृत्यु हुई, व्हाट वाज हिज एज, तब उनकी एज क्या थी, तो उनकी एज थी 59। चार्ल्स लैम की जब डेथ हुई थी वो 59 के थे। अगला है ही हैज रिफर्ड इन हिज एसे ड्रीम चिल्ड्रन अबाउट। देखिए चार्ल्स लैम ने अपने ड्रीम चिल्ड्रन में किसके बारे में एक्सप्लेन किया है, रिफर किया है, किसके बारे में बताया है, तो हीज ग्रैंड मदर, जो उनकी दादी माँ थी, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। उस स्टोरी में उन्होंने एक सपना देखा, उनके ड्रीम चिल्ड्रन थे, उनके सपने में बच्चे थे, अपने बच्चे को वो दादी की कहानियां सुना रहे थे। तो ये सारी चीजें मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। ड्रीम चिल्ड्रन भी पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू आपके यहाँ से भी बनेंगे, ड्रीम चिल्ड्रन से भी बनेंगे। फिर है व्हेन वाज जोसेफ एडिसन बॉर्न, जोसेफ एडिसन कब बॉर्न हुए थे, तो 1672 में हुए थे। उसके बाद है एडिसन डाइड इन द ईयर, एडिसन की मृत्यु कब हुई थी, वो कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1719 में उनकी डेथ हो गई थी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि राइटर्स के भी मतलब बॉर्न डेथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं, तो इसलिए बॉर्न डेथ से रिलेटेड चीजें भी उनकी याद रखिएगा। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ टैगोर फादर, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर का क्या नाम था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर है वेन वॉज श्री अरबिंदो बॉर्न, श्री अरबिंदो इनका कंट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप उसको देख लीजिएगा, मैंने करा दिया है। और जिनका एमसीक्यू एग्जाम होता है तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके श्री अरबिंदो से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, इनके वर्क से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो सब इनके कंट्रीब्यूशन में पढ़ा रखा है। आप लोग कंट्रीब्यूशन पढ़िएगा, वहीं से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे। देखिए 1872 में इनका बॉर्न हुआ था। फिर आयोना इज वेरी सैड बिकॉज हीज डैड हैज डाइड रिसेंटली। जो आयोना था, द लेमेंट, जो आपके सिलेबस में स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। लेमेंट मतलब होता है ये उदासी, शोक, तो बहुत सैड वाली स्टोरी है आयोना के बारे में। आयोना उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कैब ड्राइवर रहता है, उसकी स्टोरी भी मैंने करा रखी है पूरी। तो वो क्यों इतना सैड था, सैड होने के उसके पीछे क्या रीजन था, तो उसका जो सन था, उसका जो बेटा था, उसकी हाल ही में मौत हो गई थी। ये काफी गरीब था, बेटा इसका मर चुका था, अकेला ये बूढ़ा था, इसकी एक बूढ़ी बीवी थी, अकेले रहते थे, ये कैब ड्राइवर था, उसी से अपने खर्चे निकालता था। तो इसी कारण वो बहुत उदास रहता था और उसकी उदासी को सुनने के लिए कोई भी नहीं था।
वो हर किसी से अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता था। जो भी उसके कैब में आते थे, जो भी जैसे कि होता ना पैसेंजर आते थे कैब में बैठ के, मुझे वहां छोड़ दो वहां छोड़ दो, तो जो भी उसके यहाँ बैठता उसकी कैब में, तो वो उदास रहता, हंसता और उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करता, अपनी उदासी का कारण बताना चाहता था, मगर इस पूरी दुनिया में उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर एंड में उसने अपने घोड़े को ही अपना दोस्त बना लिया और उसे ही अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। Who says we shall all die? किसने कहा we shall all die कि हम सभी को मर जाना है? देखिए, जब आयोना अपनी किसी को स्टोरी सुना रहा था कि मेरा बेटा हाल में ही मर गया है, तो उस आदमी ने जवाब दिया था कि हम सभी को मर जाना है। मतलब किसी को भी उसकी लाचारी बेबसी पर कोई सिंपैथी नहीं थी, सब उसे इसी तरह का जवाब दे देते थे, कोई तो सुनता ही नहीं था। और देखिए, एक यंग मैन था, आपका ऑप्शन इसमें यंग मैन करेक्ट है। जब उसको अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरा बेटा मर गया है, तो उसने कहा वी शैल ऑल डाई, हम सभी को एक दिन मर जाना है। तो मतलब प्यार वाले लफ्जों में उसने नहीं बोला, उसने ऐसे ही बोला हम सभी को एक दिन मर जाना है। मतलब उसने उसकी उदासी को तवज्जो नहीं दी, तो इसी वजह से आयोना काफी उदास रहता था। अगला है उसके बाद, व्हाट डज रेमन फाइंड इन हिज रूम? रेमन ने अपने कमरे में क्या पाया? अ मैन सिटिंग ऑन ए चेयर, एक मैन को अपने कमरे में बैठा हुआ चेयर के ऊपर पाया था। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यू बताए इंपॉर्टेंट है, आप उनको लर्न कर लीजिएगा। और आगे भी मैं लगातार एमसीक्यू की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी को करते रहें। और आपको पूरी क्लास चाहिए इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर की, तो पूरी क्लास में करा चुकी हूँ, आप उसको करते रहिए प्लेलिस्ट में चेक करके। और उसके अलावा मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी अपलोड करूंगी। और देखिए, अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, या फिर एजुकेशन पढ़ते हैं, मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सभी की क्लास मेरे चैनल पर हो रही है। इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी की पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मेरे चैनल पर लगातार हो रही है। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, मॉडल पेपर, सभी की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए, आगे बढ़ें। और आपके बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो आप बीए करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।